किसी भी विश्वविद्यालय के लिए वो अवसर बहुत महत्वपूर्ण होता है जब लंबी तपस्या के बाद उसकी उपलब्धि का दिन आता है। आज का ये दीक्षांत समारोह इसी के लिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसी हॉल में 2 दिन पहले भी मैं मान्य जोशी जी ने बुलाया था और उस दिन आप जितने यहाँ पर उपस्थित हैं इससे भी ज़्यादा माता पिता होने वाले युवा दंपति यहाँ पर इन्होंने विशेष रूप से आमंत्रित किए थे और चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी का यही मूल उद्देश्य है कि हम गृहस्थ में प्रवेश होने वाले नव दंपति को भारतीय ऋषियों की वो संस्कारों की विद्या प्रदान करें जिससे हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भावी कर्णधार संस्कारवान पैदा हो। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो बातें मेरे से भी पहले की गई हैं। उनकी सोच दुनिया के लोगों से कुछ हटके होती है और ये आपने हमने देखा पूरे देश और दुनिया में संभवतः ये पहली यूनिवर्सिटी है जो चिल्ड्रंस रिसर्च के नाम से जानी जाती है। और उन्होंने ऐसे कामधेनु यूनिवर्सिटी बनाई, एक रक्षा यूनिवर्सिटी बनाई, एक शिक्षक यूनिवर्सिटी बनाई। ऐसे उनके अनेक प्रकल्प गुजरात में प्रारंभ किए गए। आज जिस यूनिवर्सिटी के इस दीक्षांत समारोह में हम उपस्थित हैं इसके पीछे उनकी बहुत बड़ी सोच थी और वो सोच क्या थी कि इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य माना जाता है और ये विशाल जो ब्रह्मांड है इसमें जितनी भी उपयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं उनका प्रथम उपभोक्ता मानव है और जो विकास हम देश और दुनिया वाले लोग कर रहे हैं वो केवल मनुष्य की सुख सुविधाओं के लिए किया जा रहा है। लेकिन उनकी ये सोच थी कि ये भौतिक जितना भी विकास है जिसका उपभोग जिस मनुष्य ने करना है क्या उसका भी कोई निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कारखानों का निर्माण हो रहा है, रेल के और बढ़िया इंजनों का निर्माण हो रहा है, एक से एक बढ़िया हवाई जहाज नई टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं, हर चीज नए ढंग से बनाई जा रही है। लेकिन इनका उपभोग करने वाला मानव ही सही अर्थों में मनुष्य नहीं तो इस सारे विकास का क्या मतलब रह जाता है। और उसका परिणाम यही होता है जो आज दुनिया में हम देख रहे हैं। आज सब कुछ है। परसों भी यहां मैंने इस चर्चा को बढ़ाया था। आज हमारे पास वो सब चीज हैं जो आज से 20 साल पहले नहीं थी। इतनी सुविधाओं की चीज मनुष्य ने बना दी कि आदमी का जीवन बहुत सरल हो गया। लेकिन इसका उपभोग करने वाला मनुष्य आज आतंकवादी के रूप में दिखाई देता है, हाइड्रोजन परमाणु बम बनाने की दिशा में उपलब्धि मानता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी बहुत बड़ी उन्नति मानता है। आज इतना दकियानुसी सोच मानव की बन चुकी कि हमारे घर छोटे छोटे होते उसमें भी पॉलिटिक्स आ गई, अड़ोस पड़ोस में पॉलिटिक्स आ गई, सास बहू की पॉलिटिक्स चलती है, भाई बहनों के मुकदमे सबसे ज्यादा हमारी
आजकल अदालतों में हम पैदा क्या कर रहे हैं, ये सोचने की बात है। जहां देखो वहीं खून खराबा है, जिसको जो मिल जाता उसी को लूट लेता है। ये सब कुछ संस्कारों के अभाव का दुष्परिणाम है। मेरा प्रबल मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उनका इस यूनिवर्सिटी के पीछे बहुत बड़ा मकसद था कि एक संस्थान तो इस दुनिया में, गुजरात में पहला ऐसा बने कि जो प्राचीन भारत के ऋषियों ने पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके, जंगलों के झोंपड़ों में बैठ करके और मानव की गहराई तक, आत्म तत्व तक पहुंच करके जो रिसर्च खोज की थी, क्या उसी परंपरा के लोग आज हम नहीं पैदा कर सकते? वो लोग पैदा हों, ऐसी विधि यहां पर अपनाई जानी चाहिए। मैं सर्वप्रथम अपने इन बेटे बेटियों को, जिन्होंने आज अपनी मेहनत से, तपस्या से, परिश्रम से अपने अपने सब्जेक्ट्स में डिग्रियां प्राप्त की हैं, विद्या वाचस्पति की डिग्री, पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त की हैं, उन सब को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। इनके पूज्य माता पिता जी को भी बधाई देता हूं और गुरुजनों को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी तपस्या का परिणाम स्वरूप आपकी ये उपाधियां। लेकिन मैं एक बात विशेष रूप से रखना चाहता हूं, यदि समझ में आ सके वाइस चांसलर महोदय, तो इस दिशा में आज जब तक हूं मैं सरकार से निवेदन करके उसमें आपकी मैं हेल्प करवाने का प्रयास करूंगा। पूरा कार्यक्रम है ना, इससे उपलब्धि नहीं मिल पाएगी। ये जो वर्तमान में यूनिवर्सिटी है और जो इसका स्वरूप में पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं, संभवतः तीसरे चौथे दीक्षांत समारोह में मैं इसमें आया। बीच में एक आधे कार्यक्रम में भी हर्षद भाई पटेल, जिन दिनों कुलपति यहाँ थे, उन्होंने भी 2 बार मेरे को बुलाया। लेकिन मैंने अनुभव किया है, ये जो प्रक्रिया जिस ढंग की है वो पूर्णता नहीं लिए हुए। इस पर गंभीरता से आपने इसका नाम रखा चिल्ड्रंस रिसर्च यूनिवर्सिटी। ये केवल अक्षर ध्यान देने का माध्यम नहीं है, एक बालक पर रिसर्च होना चाहिए। बालक हमारे चिंतन का केंद्र बनना चाहिए, और वो कब बनेगा उसकी तरीका जो मैं सोचता हूं, क्योंकि मैं शिक्षा से आज 45 वर्षों से जुड़ा हुआ। हर्षद भाई पटेल मेरे गुरुकुल में जाके आए, इनकी टीम गई थी गुजरात विद्यापीठ की। वहां इस समय 5 गुरुकुल में चलाता हूं। इसमें एक ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है और बाकी बेटों के लिए, वो फुल्ली रेजिडेंशियल है। लेकिन वहां भी अधूरापन है। किस बात का? आप रिसर्च करें बच्चे पे पूर्णता से, वो तरीका जैसे आपने 2 दिन पहले यहां पर एक कार्यक्रम बुलाया था जिसमें मैं आया था। हजारों नए दंपति यहां पर बैठे थे। आप सेलेक्ट करें ऐसे माता पिता को, पहले पूर्ण अपने विश्वास में लें और उनको तैयार करें कि आपने अपने घर में अपने बुढ़ापे की लाठी तैयार नहीं करना है। आपने एक ऐसी आत्मा का आह्वान करना जो आपके कुल के गौरव को बढ़ाए, जो समाज को कुछ दे, राष्ट्र को कुछ दे, मानवता को कुछ दे। ऐसे प्राणी का आह्वान करने की सोच जो माता पिता रखते हैं, ऐसे नव दंपति के जोड़े हमने 1500 इतने बड़े सिटी और इतने बड़े गुजरात और देश में यदि हम प्रचार करके बुलाएंगे, हमारा चिंतन ये है, हमारी बालक के निर्माण की कल्पना ये है, उनको यहां बुलाया जाना चाहिए और उनको विधिवत आप अपनी जो बुक्स हैं
माता पिता को नंबरवार दें, पहले ये पढ़िए, फिर ये जानिए, फिर इसको जानिए। आपके टीचर जो हैं उनके साथ जुड़े और उनको गर्भाधान संस्कार से लेकर, और जब तक वो बालक 6 वर्ष का ना हो जाए उनके घर में ही उनका पालन पोषण पूर्ण संस्कार विधि के अनुसार हो। गर्भाधान संस्कार के बच्चे के जात कर्म से पहले बीच में 2 संस्कार हो जाते हैं, सीमंतोन्नयन और पुंसवन संस्कार। उनके वो विधिवत आपकी व्यवस्था में चले और आप उन बेटियों को, परिवार के जनों को बताएं तुमने घर में रहना कैसे है, इस गर्भवती बेटी को क्या खाना है, कब उठना है, कब सोना है, क्या शारीरिक व्यायाम करना है, और उनके घर का वातावरण बाकी सदस्यों को भी ट्रेंड किया जाए तुमने कैसा रखना है। क्यों? कल ही परसों में आया था, आप में शायद कुछ उस दिन नहीं होंगे, यहां पर डॉक्टर जानी, उन्होंने एक वीडियो हमें दिखाया था। रिलायंस कंपनी की कोई बड़ी प्रबुद्ध महिला जो गर्भवती थी और उसकी पेट में बालिका थी, उन्होंने कैसे वो गर्भस्थ बालक का फोटो लिया, उन्होंने यहां दिखाया हमारे बीच में। और वो बालिका, वो जो उसकी माँ जिसके गर्भ में वो बेटी थी ना, उसको, माँ को घर के लोगों ने किसी बात पर दुख दिया, कष्ट दिया। ऐसी कष्ट की स्थिति में गर्भस्थ बेटी का फोटो लिया गया। वो उस समय रो रही थी, वो बेटी गर्भ में रो रही थी, और उसी कुछ समय के बाद उसकी माँ को कुछ खिलाया गया, पिलाया गया, हंसाया गया, प्रसन्न किया गया, और फिर बेटी का फोटो लिया तो वो हंस रही थी। था ना यही कांड? आप थे ना सभी? यहां की बात है। तो मेरे भाइयों और बहनों, जो आडंबर, मैं गलत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये जो बनावटी कार्यक्रम ऊपर ऊपर चल रहा ना, इसका कोई मतलब नहीं होता। भारत के जो ऋषि थे वो अनुपम थे, वो रिसर्च स्कॉलर थे, एक उन्होंने उस काल में कहा था जब सीमंतोन्नयन संस्कार होता ना गर्भ में बच्चे का, उस समय बालक का मस्तिष्क बनता है, उससे पहले शरीर के अंग बनते, उसके अंग पुष्ट बलवान हो, क्या भोजन मां को मिले ये बताया जाता था। ब्रेन जब बनता था, बालक की मां क्या देखे, क्या विचार करे, क्या सोचे, क्या खाए, क्या पिए, किस वातावरण में रहे, परिवार के लोग दें, इसका स्पेशल ध्यान दिया जाता था। और मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, बहुत लोगों को इस बात का पता नहीं है कि बालक देखना पैदा होने के 4-5 सप्ताह के बाद करता है। जब बालक पैदा होता है उसकी आंखों में रोशनी नहीं होती, वो आंख से नहीं देख सकता, और इसलिए वो रिस्पॉन्स नहीं देता। 4-5 सप्ताह के बाद जब उसके आंख में रोशनी आती है तो आप कोई भी खेल उसके साथ करते तो रिस्पॉन्स देता, हंसता, मुस्कुराता। लेकिन बालक कान से सुनना गर्भ में शुरू कर देता, और उस बेटी का जो कल परसों यहां पर दिखाया गया वो इसका यही परिणाम था। यदि वो ना सुनती तो उसको कहां से पता लगता मां दुखी। 7 महीने का बच्चा गर्भ में, 6-7 महीने का बच्चा घर में क्या हो रहा है सब जानता है, माता पिता किस भाव से रहते वो सब जानता है, घर में लोग मिलके प्यार से स्नेह से रहते तो वो जानता है, वो लड़ाई झगड़ा तनाव गालियां देते वो ये भी जानता है। इतना सूक्ष्म नॉलेज था भारतीय ऋषियों का। मैंने उस दिन बताया था, सिगमंड फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक जो यूरोप के देशों में बड़ा स्थान रखा जिन लोगों ने, और हमारे यहाँ भी आजकल वो पढ़ाए जाते हैं, उन्होंने बहुत चिंतन किया मानव निर्माण पर।
लेकिन वो तो बहुत बाद में किया, बहुत लेट हो चुके थे। वो तो जन्म लेने के बाद के बच्चे पर उन्होंने रिसर्च किया। लेकिन भारत के ऋषि तो जब माता पिता बालक का आह्वान करते वहीं से बालक का निर्माण शुरू हो जाता। इतना बड़ा चिंतन था भारतीय ऋषियों का, भाई और बहन। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं कि आप ऐसे माता पिता को लें, उनको समझाएं, और उस भाव से हमारे घरों में बेटा बेटियां आए। 6 साल तक उन बच्चों को घरों में उसी बढ़िया वातावरण से गुजारा जाए, और फिर आपकी यूनिवर्सिटी में उन बालकों के लिए गुरुकुल की स्थापना हो, रेजिडेंशियल गुरुकुल की, आवासीय गुरुकुल की। एक तरफ बेटियां हो, एक तरफ बेटे हो। यहां उनको जो अध्यापक दिए जाए, उनके इंटरव्यू ना निकाले जाए। यहां वो टीचर रखे जाएं जिनके पैर छूने के लिए हम जाएं और उनको आदर के साथ उन बालकों के बीच में लेके आए। वो इतनी ऊंची क्वालिटी के होने चाहिए, वो उस क्वालिटी का होना चाहिए जो खुद बुझा हुआ दीपक है, दूसरे को कैसे जला देगा। आज हमारा ये तो उद्योग है, फैक्ट्रियां बन गई। फैक्ट्री में मजदूर वो भी वेतनमान लेकर के काम करते हैं। हमारे यहाँ जो करते हैं वो भी उसी भाव से काम करते हैं। उनकी लड़ाई उस पे होती है, बालक का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। प्राचीन भारत में जो निर्माण का कार्य था ना, वो यूं था, पता क्या था? उसके बाद इधर उधर के सब बच्चे स्कूल में चले जाते हैं। कौन किस विचार का किस में आता है? ध्यान करो, बच्चा भाषण से नहीं सीखता, बच्चा देख करके सीखता है। बच्चा ये देखता है मेरी माँ कैसे उठती बैठती है, पिता कैसे बोलते चलते हैं, घर में खान पान क्या है, मेरे अड़ोस पड़ोस का वातावरण। फिर स्कूल में जाकर, भाई और बहनों, आज भी मेरे को याद है 6 क्लास के बाद कौन टीचर थे मेरे को नाम याद नहीं, आपको भी नहीं होंगे, लेकिन पहली क्लास से 5वीं तक के जो टीचर मेरे को मिले ना, आपको भी होगा, उनका नाम मेरे को आज तक याद है। एक हमारे किशन शर्मा अध्यापक थे, धोती कुर्ता पहन के आते थे, आंख पे चश्मा लगाते थे, गांव के चरमकार के हाथ की बनी हुई जूती पहनते थे, टूटा सा उन पे साइकिल होता था, कैसे उस पे चढ़ते थे कैसे उतरते थे ये भी आज तक मेरे को याद है। और पढ़ाते समय कैसे बच्चों के साथ आत्मीय और प्रेम उनका था, उसको हम भुला ही नहीं सकते। एक सतीश आहूजा जी, वो थोड़ा मॉडर्न आदमी थे, बढ़िया कपड़े पहन के आते थे और पढ़ाई में कैसे समर्पण करते थे और कैसे उनका उठना बैठना बोलचाल था, वो आज तक भी हमें याद है। प्यारे भाइयों और माताओं, बच्चा जो है इतना कोमल होता है, इतना सफेद कागज उसका ब्रेन है, उसकी कैचिंग पावर इतनी है कि वो बहुत तेजी से ग्रहण करता है। उस कच्ची आयु में उसको संभालने वाला बहुत ही समझदार गुरु चाहिए, बहुत ही समझदार। इसलिए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। बालक के 3 गुरु हैं, पहली माता, दूसरा पिता है और तीसरा आचार्य है। और ये शब्द जो थे ना, इनका अर्थ कितना ऊंचा था, तो मम्मी कहते हैं, पापा कहते हैं, अर्थ पता नहीं, वो आप बताओ क्या होता है। लेकिन मैं अपने वालों का अर्थ बताता हूं। माता, यास्काचार्य से निरुक्त शास्त्र में पूछा, माता कस्मात्, मां कौन है? उसने उत्तर क्या दिया,
माता निर्माता भवती। माँ वो है बच्चे को जन्म दे के जिसके निर्माण की जिम्मेवारी लेती, वो माँ है। सुनो भाई और बहनों, एक होती है जननी, एक होती है माता। मनुष्य को छोड़कर जितने प्राणी मादाएं धरती पर हैं वो सब जननी। गाय, भैंस, ऊंटनी, गधी, घोड़ी, सब जितनी भी माताएं, बच्चे तो वो भी जन्म देती हैं, हमारी माँ भी जन्म देती है, लेकिन उनको माँ नहीं कहा, उनको जननी बोला जाता है। जननी जो जन्म दे। और माता कौन है? कि जो बालक को जन्म करके उसके निर्माण की जिम्मेदारी ले, ठेका ले, वो माँ। ये शब्द था बालक के लिए माता। और मम्मी कौन है? ग्रीस देश में मम्मी किन्हें कहते, बोलो ना। क्यों साहब, व्याख्या की जरूरत तो नहीं है। डेड बॉडी। जो बच्चे के सामने माँ को डेड बॉडी से संबोधित करोगे तो वहां से प्रेरणा क्या मिलेगी जो पहले मरी हुई है? सोचिए आप, क्या सोच। हम कहते हैं अपने आप को नकल, गुलामी की मानसिकता, अपने में कोई गौरव की बात नहीं। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पिछले दिनों कहा, भारत के लोगों, अब इस गुलामी की मानसिकता को जड़ से नष्ट करो। आपको अपनी वेशभूषा पे गर्व, आपको अपने खान पान पे गर्व, आपको अपनी भाषा पे गर्व हो, आपको अपनी राष्ट्र की विरासत पे गर्व होना चाहिए। बदलो, गुलामी करते बहुत दिन हो गए। पापा, क्या मतलब पापा? और हमारे यहाँ कहते पिता। और इसका अर्थ क्या है? वही यास्काचार्य ने पूछा, पिता कस्मात, पिता कौन है? पालयति पोषयति रक्षति स पिता। जो अपने बेटे बेटी को जन्म दे करके पालना करता है, उसका पोषण करता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी मां के साथ मिलकर के बच्चे के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था करता है, उसका जो रक्षक है उसका नाम पिता है। और भारत में क्या कहते थे? आचार्य। फिर यास्काचार्य से पूछा, आचार्य कस्मात, आचार्य कौन है, कौन कहलाने का अधिकारी है? आचारम ग्राह्यति आचार्य, जो अपने शिष्य को धर्म के पुत्र के रूप में स्वीकार करता है और उसको आचरण की, उसको जीवन की, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की शिक्षा से परिपूर्ण करता है, उसका नाम आचार्य है। ये है आचार्य। अब ये शब्द ही प्रेरणा देते थे। आज बालक के सामने वो शब्द ही नहीं जो प्रेरणा दे, और हम अपने आप को अल्ट्रा मॉडर्न मानते हैं। अरे कम से कम हमारे एजुकेशन सेंटर, शिक्षण संस्थाएं, इनमें तो ये भाव बालकों में भरे जाने चाहिए। तो मैं जो निवेदन करने लगा था, ऐसे बालक गुरुकुल बनाया जाए और उसमें उन बालकों को आश्रम व्यवस्था में शिक्षित किया जाए। आश्रम व्यवस्था में उनके उठने का समय, अब मेरे पास सारी व्यवस्था मेरे गुरुकुल में, लेकिन 6 बरस से पहले जिस वातावरण की जरूरत थी वो नहीं है। मेरे को वो बालक लेने पड़ते हैं जो हमारे टेस्ट में पास हो जाते हैं, जो हमारा निर्धारित सिस्टम है उसको जो उत्तीर्ण करते वो हम करते हैं। लेकिन उसके बाद इन 12वीं तक के समय 6-7 साल की उम्र में मैं जो क्रांतिकारी परिवर्तन वहां बच्चों में देखता हूं वो आश्चर्यजनक है। वो अद्भुत बच्चों के जीवन में क्रांतिकारी होता है। मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो, उनका निर्माण उस तरह से नहीं हुआ कि वो आपकी संस्कार विधि और संस्कार व्यवस्था से पैदा हुए, वो था ही नहीं। वो तो आम बच्चे आ गए।
लेकिन मैंने अनुभव किया उसके बाद भी बच्चों को वातावरण मिलता तो कितना बड़ा रिजल्ट बच्चे देते। उन 6-7 वर्षों में जब मैं उनका समावर्तन करता हूं तो कुछ बीच के बच्चे अंत में रोते और हमें बताते, गुरुजी यदि मैं आपके यहां शरण में ना आता, मेरे में कैसी कैसी गंदती आदतें प्रवृत्त हो चुकी थी, और आज इस गुरुकुल के वातावरण में मैं निर्दोष हूं, बिल्कुल हर प्रकार की गंदगी से दूर। और रिजल्ट में देखता हूं जिस 50-60% से अंक लेके वो होते हैं, मेरे गुरुकुल का 60% बालक जो 60% पे आया था, वो उनमें से 60% बच्चे उस वातावरण के कारण 90% से ऊपर हो जाते हैं पढ़ाई में, 90% से ऊपर लगभग सभी। एक सिंगल बच्चे की भी हमारे यहाँ सेकंड क्लास नहीं आती, फर्स्ट डिवीजन भी थोड़े ही होते हैं, लगभग मेरिट में 90% से ऊपर लगभग जाते हैं। और जो हम उनको पढ़ाते हैं, पिछले एक ही साल में मेरे 17 बच्चे एनडीए में गए, एक ही गुरुकुल से, एक गुरुकुल से। 9 बच्चे नीट में गए, 8 बच्चे आईआईटी में गए, 24 बच्चे एनआईटीज में गए। ये एक गुरुकुल का रिजल्ट है। और कारण उन बच्चों के लिए वातावरण देना। वो सवेरे 5 बजे गर्मी सर्दी में बेड छोड़ देते हैं, उषा पान करते हैं, वेद के मंत्र बोल करके जागरण करते हैं। उसके बाद वो फ्रेश होकर के योगा प्राणायाम करते हैं, संध्या हवन करते हैं, ब्रेकफास्ट, उनको पौष्टिक आहार जो एक बालक को मिलना चाहिए, पिज्जा बर्गर चाउमीन चॉकलेट नहीं हम देते। इन्होंने तबाह कर दिया आने वाली पीढ़ियों को। बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, दुनिया भर की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। हम उनको प्राकृतिक आहार देते हैं अपने खेतों का, जिसमें कोई यूरिया फर्टिलाइजर डीएपी जहर नहीं होता। 400 मेरे पास गाय है जिनका 20-22 क्विंटल दूध प्रतिदिन होता है। वो सब बच्चे दूध घी मलाई खूब खिलाते हैं और इतना व्यायाम हम कराते हैं, सवेरे भी पसीना निकलता और शाम को भी निकलता। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, फौजियों की तरह सवेरे से रात के 10 बजे तक अपना उन पे कोई समय नहीं होता। 10 बजे वो वेद के मंत्र बोलते हैं और बेड पे गिरते ही गहरी निद्रा में चले जाते हैं। ये हमारी व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कितना बड़ा चेंज बच्चे में। घर में जो गालियों की ट्रेनिंग लेके आया था 1 साल में, वो चली जाती हैं। ऊट पटांग बोलने की आता था, वो चली जाती हैं। संस्कार जो दिए जाते हैं वो ग्रहण शुरू कर देता है। देशभक्ति का भाव होता है और हम गारंटी देते हैं कि तुमने बुढ़ापे में माता पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं, चिंता करने वाला हमने आपको सौंप दिया है। ये वातावरण हम तब बना पाए हैं जब हमें 6 क्लास से बच्चा मिलता है। अब तक 12 साल तक वो बिल्कुल विषैले वातावरण में रहा, उसके बाद इतना चेंज हम करते हैं। काश हमें बचपन से वो बच्चा मिल जाता 6 वर्ष से, और उसको उन संस्कारों की भट्टी से हम गुजारते, फिर रिजल्ट देखो क्या आता है, फिर देखो कैसा महामानव एक बालक बन पाता है। हमने सारे देश और दुनिया में एक ही यूनिवर्सिटी है, इसमें इस एक्सपेरिमेंट को विधिवत करना चाहिए, विधिवत इस व्यवस्था को अपनाना चाहिए। सारी दुनिया को नहीं बदल सकते। आप 200-400 बच्चों का ही हॉस्टल बना लीजिए और माँ बाप को पहले तैयार कर लीजिए, और गुरुजन उनके लिए वो हों जिनका जीवन ही उनके लिए उपदेश हो। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
उनका खान पान, उनकी व्यवस्थाएं इतनी सटीक हों और ये एक मॉडल हम दुनिया को दे पाएं, तो आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हम अपनी ज्ञान परंपरा की जो बात कह रहे हैं वो आनी चाहिए। उस ज्ञान परंपरा का सबसे बड़ा मॉडल ये विषय बन सकता है, सबसे बड़ा मॉडल। और फिर देखना बच्चे कैसे कितने सौम्य, कितने सरल, कितने राष्ट्रभक्त, कितने माता भक्त, कितने गुरुजनों के प्रति और एक सच्चे इंसान के रूप में आते। पशुओं की नस्ल सुधार दी, कुत्तों की नस्ल सुधार दी, घोड़ों की बदल दी, आदमी की चिंता ही नहीं। कैसे बनेगी दुनिया? असली निर्माण तो भाई मानव का है। और इस निर्माण की प्रक्रिया के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने महान ऋषियों की सोच को फलीभूत करने के लिए इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। आओ इस पर चिंतन करें, बैठें और इस दिशा में मिलकर के काम करें, तो एक बहुत बड़ा परिणामदायी सिस्टम हम दुनिया को दे पाएंगे। और एक जगह होगा तो फिर इस परंपरा को आगे भी बढ़ाने का मौका मिल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके बीच में कुछ अपने विचार मैंने रखे हैं, अच्छे लगे तो इस पर हमें विचार कर लेना चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं माननीय जोशी जी कुलपति बहुत परिश्रम करते हैं और डेडिकेशन से अपनी टीम के साथ इस संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बेटे बेटियों के लिए भी बहुत शुभकामना। बेटियों के प्रति तो सब ने कर ली। 10 पहले जो आए गोल्ड मेडल वाले, मैंने मैडम से पूछा लड़के भी हैं कि लड़कियां ही पढ़ती हैं? तो आवाज आई कि बेटे तो ताली बजाने के लिए, मेडल तो ये ले गए। बड़ा लंबे समय से देश में संघर्ष चला, नारी उत्थान, नारी उत्थान, नारी उत्थान। भाई नारी का उत्थान तो गारंटी है, हो चुका है। अब इन पहलवानों के उत्थान की सोचनी चाहिए। अब ये विषमता बड़ी खतरनाक है। भाई गाड़ी में एक ट्रैक्टर का पहिया, एक साइकिल का पहिया, वो कैसे चलेगी गाड़ी? अब ये ग्रस्त में जाएंगे। बेटियां तो पीएचडी डिलीट कर रही हैं, पहलवान साहब 12वीं पास कर पाएंगे। अब उनके जोड़े बनेंगे तो किस मानव का निर्माण है? कहाँ एकता हो, कहाँ संघर्ष होगा? तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन पहलवानों को संभालो, इनकी दिशा में कदम बढ़ाओ, सुविधाएं मत दो, तपस्वी उनको बनाओ, संघर्षशील संस्कारी उनको बनाओ, बुराई और व्यसनों से मुक्त कराने का रास्ता बनाओ। तो मैं ऐसी बेटियों को जो आज देश के गौरव को बढ़ा रही, बहुत बधाई, अभिनंदन, शुभकामनाएं।